क्लियर होगी। तो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। शाहिदा ने पहले क्वेश्चन पूछा है, हालांकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसी तरीके का है। ये खुद भी सोल्व कर पाएंगे उसे, लेकिन पहले मैं उसको एक इजी एग्जांपल से आपको लेके चलता हूँ। जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल से, सीधे आंसर एग्जांपल से लेके चलता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर जो हम शाहिदा के सवाल पे भी आएंगे। उसने कहा ई बराबर क्या है, 5 है। क्योंकि आपने कल इस टाइप का सवाल नहीं पढ़ा था, इसीलिए आपको ये नहीं आ रहा। और पी ई एन, पेन बराबर क्या है, 35 है। तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए पेज, पी ए जी ई, पेज को क्या लिखा जाएगा, पेज के लिए किस नंबर का यूज किया जाएगा। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, साहिदा, सोफिया, सना, ठीक है, सब लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ई को 5 लिखा कि कोई कोड बनाया है इसमें, ई को ये 5 लिख रहा है। क्योंकि देखिए, हम डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि हम कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप कह देंगे हाँ सर, ई को 5 का कोड लिखा है। लेकिन आप, मैं चाहता हूँ आप अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करें कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देते वक्त आप सोचें हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक अलग लैंग्वेज को एक अलग नंबर से डिनोट किया गया है। तो इट मीन्स कि आपका ब्रेन एकदम स्टिक करना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज है। आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन बिकॉज एट रैंडम आई डोंट नो, आई नो आई कैन सॉल्व इट, बट एट रैंडम यू मस्ट नो, यू मस्ट कम टू नो कि हाँ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग एंड ई इज कोडेड एज 5 एंड पेन इज कोडेड एज 35, तो हाउ पेज विल बी कोडेड, ये इसमें पूछ रहा है। तो अब देखिए, जैसे ही मैं देखता हूँ आपको, अगर थोड़ा सा भी एबीसीडी की तरफ थोड़ा सा भी आपको, अगर अपनी तरफ थोड़ा सा भी अगर आप जानते हैं कि भाई उनके नंबर्स क्या हैं, तो फिर भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, आपको लिख के समझाने में थोड़ा अच्छा लगता है। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। नहीं तो मैं बताता चला जाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये नंबर है। अब देखिए, ई को उन्होंने क्या नंबर अलॉट किया है, ई को उन्होंने किस, क्या ई को में क्या लिखा है, इन्होंने ई को कोड में लिखा 5। आपने देखा एबीसीडी में 1 2 3 4 5, ई जो है वो 5th प्लेस पे ही आता है। ई जो है वो 5th प्लेस पे आता है। तो मुझे समझ में आ गया कि जो ई है वो 5th प्लेस पे आता है। इसका मतलब इन्होंने जो पेन लिखा है वो भी कहीं ना कहीं, जो 35 है, वो पेन में पी ई एन, जो एबीसीडी में उनका प्लेस होगा। आप जाने, कल आपकी क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था ए पहले नंबर पे आता है और जेड, इस तरीके से मैंने आपको कल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की थी आपकी, कि भाई ये जो है नंबरिंग से भी कल को डिनोट हो सकते हैं। तो वही देखिए, ई पे क्या है, 5 नंबर है, तो 5वें नंबर पर ही ई आता है जब स्टार्टिंग से काउंट करते हैं। अब आपने देखा पेन को क्या काउंट किया है, तो चलिए पहले ना इनके नंबर देख लेते हैं, पी। अब जब पी पे आएंगे तो ओ देखिए, 5 10 15, ओ और एक ये 16, यानी कि पी जो है वो 16 नंबर पे है। ठीक है, ई जो है वो 5 है, उसके लिए तो ई 5वें नंबर पे है ऑलरेडी। एन जो है 5 10 11 12 13 14, 14th नंबर पे है। एन जो है वो कौन से नंबर पे है, 14th नंबर पे है। अब मुझे पता लगा पेन के लिए 16 है, 5 है, और एन के लिए 14 है। तो अब इन तीनों से मिलके 35 कैसे बन सकता है, पीई एन के जो प्लेसेस हैं उनसे मिलके 35 कैसे बन सकता है। तो आप मेरे सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप लोग मुझे बताएंगे, और आप देखेंगे कि हाँ सर, यदि इन सबको प्लस कर दिया जाए, 16 + 5 + 14, तो आप देख रहे हैं कि सर 5 कह रहे हैं 35 है, 16 और 5 21, 21 और 14 35, 16 + 5 21, 21 + 14 = 35। तो पेन को 35 लिखने का कारण है कि जो पी का प्लेस है, जो ई का प्लेस है और जो एन का प्लेस है, उन तीनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और जोड़ देने के कारण माय डियर, वो क्या बन रहा है, 35 बन रहा है। तो होपफुली आपको अब समझ आया कि हाँ भाई, इसमें एक कोड क्या है, जो भी अल्फाबेट का नंबर है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। उनको आपस में जोड़ देने के कारण कहीं ना कहीं उनका जो टोटल है वही उसका कोड होता है, वही इसका आंसर होता है। तो फिर इजी हो जाती हैं चीजें। जैसे ही आप चीजों को उस तरीके से कोड को डिकोड करते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं। ये है कि नहीं, बिल्कुल आसान हो जाती है। कोड करना ही हमारा यहाँ पर बस, तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं पेज के क्या क्या कोड है। पी देखिए, 5 16, पी कौन से नंबर पे आता है, 16। अब देखिए, मैंने आपको जब भी लिखना सिखाया था तो मैंने बताया था कि इसी तरीके से 5 5 के गैप में लिखना। अब जैसे पी है,
तो मुझे स्टार्टिंग से नहीं देखना, मुझे पता है 5-5 के गैप पे लिखा है 5, 10, 15, तो ये कौन-सा होगा? 16, 16 ए आपको पता है पहले नंबर पे आता है। अब जी देखना है, जी मुझे पता है 5, 7, तो मैं क्विक हो जाता हूँ, बहुत स्पीड में आ जाता हूँ। जब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो बहुत स्पीड में आ जाता हूँ। ई आपको पता ही है ऑलरेडी किसमें है? 5 में। तो अब आपको पता है करना क्या है, जिस-जिस प्लेस पे ये है उन सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, तो 29 इज़ द आंसर। 29 इज़ द आंसर। ठीक है? आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप समझ पाए होंगे कि हम क्या कोड कर रहे थे और किस तरीके से हमने इनको सवालों को किया। ठीक है? जी, शाहिदा, सोफिया, बिल्कुल। आप लोग जब मेरे साथ होंगे और मैं जब समझाना चाह रहा हूँ आप उसे समझेंगे तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प मिलेगी और आपके एग्जाम से पहले देखिए एग्जाम्स पास तो आप कर ही लेंगे, ये नहीं करेंगे कोई और सा कर लेंगे, जो आप चाह रहे हैं वो हो ही। मेरा पर्पस आपको एग्जाम पास कराने का बिल्कुल नहीं है। भले ही आप लोग सोच रहे हो सर ये कैसी बात कर रहे हो, हम तो यहाँ एग्जाम पास करने आए हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मैं उस तरीके की सोच रखता हूँ। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को मैं इंटेलिजेंट बना पाऊँ, आप लोगों के अंदर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एटीट्यूड है वो डेवलप कर दूँ। आप जब किसी सिचुएशन में हो आप एक से ज्यादा तरीके से सोच पाए। जब आप कोई भी सिचुएशन देखें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या डिफरेंट है, उसमें क्या चीज है जो आपको नोट करनी चाहिए लाइफ में, वो आपको समझ में आनी चाहिए। रीजनिंग इज जस्ट अ पार्ट टू डेवलप योर माइंड टू डील विद प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली मेक यू हेल्पफुल इन योर लिविंग, इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, in your complications. That's my reason. Coding, decoding, and all these stuff you are studying, and I am telling you the all these things. These are only to uplift your brain to deal with problems. हाँ बिल्कुल आ गया होगा शाहिदा। देखो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपको, मैं देखे जोर देता हूँ, आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर दूं जितने भी कॉन्सेप्ट उसको टाइप के हैं। और दूसरा, किस किस टाइप का सवाल बन सकता है, किस किस टाइप का सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए आप देखिए ज्यादातर महिलाएं हैं, मैं फीमेल है, तो मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, अगर स्टडी से अलग थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ। ठीक है, आप मेरी बात समझिए। अगर आप ये बात समझ गए ना तो आपको अपनी स्टडी करने का तरीका पूरा बदलना पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये बात हर किसी को समझ में भी नहीं आएगी और जिसकी समझ में आएगी उसे फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए आपका ये हाथ होता है, थोड़ा अजीब सा बन गया बट चलो मैनेज कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ हाथ ही है। ठीक है, ग्लव सा लग रहा है वैसे तो। ठीक है, आप लोग देखिए मेहंदी लगवाते होंगे, लगवाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं मेहंदी लगवाते होंगे, ऐसे ऐसे हाथों हाथों में पूरी दूर दूर तक। कितने लोग लगवाते हैं? चलिए पहले यही रिप्लाई कीजिए। सोफिया, तुबा, साहिदा, सना खान, बताइए आप। जो जो लगाता है बताइए, कोई बात नहीं, पर्सनल क्वेश्चन है तो बता सकते हैं सर, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप आंसर करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। हाँ सर, 6 फिंगर हो गई, कोई बात नहीं, लोग 6 भी होती हैं, 6 फिंगर भी होती हैं लोगों की। शाहिदा, जी जी जी, लगाते गुड। सब लोग मेहंदी लगाते हैं, ठीक। मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा तभी इस जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ तभी आपको उसमें मजा आएगा। ठीक है, मेहंदी लगवाते हैं, ठीक है। जी तो वाह, बिल्कुल लगवाते हैं आप भी। देखिए सपोज कीजिए आप गए, जो मेहंदी लगाता है, जो मेहंदी लगाता है, ठीक है, जो भी मेहंदी लगाता है, हो सकता है आप भी, आप में से भी कोई एक्सपर्ट हो, खुद भी लगाते हो। जो मेहंदी लगाता है आप उसके पास जाते हैं, आपके पास एक बुकलेट होती है या इंटरनेट से आपने कोई डिजाइन कॉपी किया होता है कि भाई मेरे को इस बार ना ऐसी वाली मेहंदी लगवानी है अपने हाथ में। आपने कोई डिजाइन कॉपी किया होता है, ठीक है। कोई भी डिजाइन आपने किया है, देखा हुआ होगा, आपने कोई ना कोई डिजाइन कहीं से पसंद किया होगा, आपको लग रहा होगा सबसे डिफरेंट मेरे हाथ में मेहंदी लगनी चाहिए और ये डिजाइन वाली से, मेहंदी वाले से जरूर लगवाऊंगा, है ना। इसमें मैं कोई अगर बात ऐसी कह रहा हूँ जो आपको लगे रिलीवेंट नहीं है तो आप मैसेज करना प्लीज, क्योंकि इसकी रिलीवेंट अगर ठीक है तो ही आपको कुछ फायदा होगा। शबनम, तुबा, सोफिया, साहिदा, सना, जो मैं कह रहा हूँ अगर उसमें कोई भी बात इररिलेवेंट आपको लगे तभी इस एग्जांपल को कोट करूंगा, नहीं तो मैं वही छोड़ दूंगा। अगर ये इररिलेवेंट लगेगी आपको कोई भी बात, रिलीवेंट लगेगी तभी आपको ही समझ में आए। तो आपने देखा कि यार मेरे को अपने हाथ में मेहंदी लगवानी है, क्योंकि सब लोग मेहंदी लगवाते हैं, या हो सकता है आप मेहंदी लगाते हैं, हो सकता है। दोनों ही स्थिति में बात ये है कि आप
सोचते हो कि कोई आपका अच्छा क्लाइंट है, आपने सोचा भाई उसको बहुत अच्छी मेहंदी लगा के देनी है, या आप किसी के क्लाइंट हैं, आपने सोचा कि मेरे को इंटरनेट से ये डिज़ाइन दिखा है, मैं ऐसा डिज़ाइन उस मेहंदी वाले से लगवाऊँगा या मेहंदी वाली से लगवाऊँगी। तो आप उनके पास गए या वो आपके घर आए, तो आपने देखा, आपने उन्हें दिखाया, फ़ोन में फ़ोटो दिखाई, है ना? या किसी ने व्हाट्सएप पे आपको भेजी, वो डिज़ाइन आपने उसको दिखाया मेहंदी पे। जब आपने वो डिज़ाइन मेहंदी वाले को दिखाया, तो मेहंदी वाले ने देखते ही क्या कहा? "ठीक है, लगा दूँगी। ठीक है, ऐसा बना दूँगी। ठीक है, ऐसा ही बना दूँगी। ऐसा ही बना दूँगी।" उसने ये कहा, "ठीक है, मैं ऐसे ही बना दूँगी।" और जैसे ही उसने कहा, "ठीक है, ऐसे ही बना दूँगी," ₹200 एक्स्ट्रा लगेंगे। आपने कहा, "कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर की शादी है, मेरे कज़िन की शादी है या मेरी खुद की शादी है, मैं तुझे 200 नहीं 300 एक्स्ट्रा दूँगी, लेकिन तेरे को डिज़ाइन यही चाहिए, मुझे डिज़ाइन यही चाहिए जो मैं तेरे को दिखा रही हूँ फ़ोन में। ये फ़ोटो है, ऐसी डिज़ाइन मेरे को चाहिए चाहिए।" उसने कहा, "चिंता मत कर।" मेहंदी वाली ने क्या कहा, "चिंता मत कर, इससे भी अच्छी लगेगी।" उसने कहा, "अच्छा, ठीक है भाई।" और देखिए, जैसे आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल यूनिक, डिफरेंट या कुछ होगा, ऐसे ही आपके आस-पास भी लोग सोचते होंगे, वो भी इंटरनेट से उसे कोई ना कोई डिज़ाइन लाके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ तक आपको बात बताने का जो था, क्वेश्चन पूछा। अब मैं एक से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप बताइए, आपने जो डिज़ाइन चूज़ किया, आपने जो डिज़ाइन वो अलग है, कॉमन नहीं है, लोगों के पास मिलता नहीं है। लेकिन उस डिज़ाइन को देखने के बाद उस मेहंदी वाले ने या उस मेहंदी वाली ने ये कह दिया कि हाँ, मैं ये डिज़ाइन बना दूँगी, जो आपके हाथ पे है कि वो डिज़ाइन मैं बना दूँगी। मेहंदी वाली ने कहा कि मैं ये डिज़ाइन बना दूँगी, चाहे कुछ भी हो। तो आपने कहा भई अब आपको ये सोचना है, जो मैं आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, आपको ये सोचना है कि मेहंदी वाली ने आपका डिज़ाइन देखा, वो डिज़ाइन बहुत कम लोगों के पास था, पहली बार आया था, आपने उसे दिखाया मेहंदी वाली को। मेहंदी वाली ने देखने के बाद कहा कि हाँ, मैं इस डिज़ाइन को बना दूँगी। अब आप मेरी बात ये सोचिए कि आप देखिए, क्या उस मेहंदी वाले ने या उस मेहंदी वाली ने जो आपके हाथ में मेहंदी लगाएगी, उस मेहंदी वाली ने कभी उस को डिज़ाइन की प्रैक्टिस की होगी? कि हाँ भाई, एक दिन ये सना आएगी या शाहिदा आएगी या सौफिया आएगी या तुबा आएगी या शबनम आएगी, वो एक डिज़ाइन लाएगी, उसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ और वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ और एक दिन उसके हाथ पे वो डिज़ाइन बनाऊँगी। उसने पहले ही कभी सपने में सोच लिया होगा, टाइम में आगे आके उसने देख लिया होगा कि हाँ, एक दिन ना ऐसे इनमें से लड़कियाँ जो भी जिनका भी मैंने आपने नाम लिया, जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि ये आएँगी और एक डिफरेंट डिज़ाइन लाएँगी, उसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ताकि जब वो आए तो उस दिन मुझे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप खुद बताइए, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे जो भी डिज़ाइन दोगे, उसकी प्रैक्टिस वो पहले से करके बैठी होगी? बताओ, सब लोग जवाब दो। अगर किसी की बात समझ में नहीं आई है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वो जो मेहंदी वाली है, आपने जो उसे यूनिक सा डिज़ाइन दिया है, तो क्या आप बताइए, उसने कहा मैं बना दूँगी, मेहंदी वाली ने कहा मैं बना दूँगी। तो क्या मैं इसका ये मतलब समझूँ कि उसने बहुत सालों पहले से उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, जो डिज़ाइन आपने उसे बताया है कि मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, एक दिन शाहिदा, तुबा, शबनम ये ना मेरे से वो डिज़ाइन बनवाएँगी, तो वो डिज़ाइन मुझे बनाना आना चाहिए। उसने टाइम में आगे आके पहले ही देख लिया था, जबकि वो डिज़ाइन अभी 1 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये संभव है कि वो और सारे प्रैक्टिस करके रखे उस डिज़ाइन को पहले से ही? नो, शाहिदा नो, तुबा नो, शाहिदा नो, सोफिया नो, सुबह नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन फिर भी उसने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उस डिज़ाइन की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन फिर भी उसने वो डिज़ाइन आपके हाथ पे हूबहू बना दिया, हूबहू बना दिया। उसने वो डिज़ाइन आपके अंदर, आपके हाथ पे हूबहू बना दिया। बिल्कुल, देखो, शबनम और सोफिया, उन्हें पहले से इतनी प्रैक्टिस होती है, यही ट्रस्ट है, उन्हें पहले से इतनी प्रैक्टिस होती है कि उनको उसका जो बीच का जो डिज़ाइन है, वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? कि उन्होंने अपने स्किल को इस स्तर पे पहुँचा दिया है, उन्होंने अपने स्किल को, मेरी बात ध्यान से सुनिए, उन्होंने अपने स्किल को और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, भई एक डिज़ाइन बनाना है, वो प्रॉब्लम ही तो है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्किल को उस स्तर पर पहुँचा दिया है कि अब उन्हें प्रॉब्लम से डर नहीं लगता। अब उन्हें पता है कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मेरे हाथों में और मेरी आँखों में और मेरे ब्रेन में इतनी तकड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग घुस चुकी है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम्स को देख के या किसी भी डिज़ाइन को देख कर उसे एज़ इट इज़ बना सकती हूँ।
चाहे वो मैंने पहले कभी किया हो या ना किया हो। वो डिजाइन मैंने चाहे पहले कभी बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी स्किल है कि अगर वो डिजाइन मुझे दिखा दे कोई, तो मैं सेम उसे सब जगह बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों की स्किल और मेरा ब्रेन जो है उस तरीके से काम कर सकता है कि यदि मैंने पहले कभी कोई सवाल नहीं किया या मैंने पहले कभी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया और मैंने प्रॉब्लम सोल्विंग को अगर सोल्व करने की हैबिट मेरे अंदर आ गई, तो फिर चाहे वो सवाल मैंने पहले कभी देखा हो या ना देखा हो, यदि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली, यदि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि उस प्रैक्टिस करने से मेरे अंदर ऐसी स्किल डेवलप हो गई कि मैं प्रॉब्लम को देखते ही उसको सोल्व करने के तरीके सोच सकता हूँ, तो माय डियर कैसा भी डिजाइन हो, मैं उस डिजाइन को बना दूंगा। या दोनों बातें मैंने आपको मिला के समझा दी। आप ये मत सोचना मैं कभी ये बोल रहा था, कभी मैं आपको दोनों बातों को रिलेट करके बोल रहा था। आपको मेरी बात समझ में आई है? एक स्तर पे पहुंचने के बाद जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो, इतने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, इतनी ज्यादा बार क्वेश्चंस को डिजाइन को बना लेते हो, तो फिर आपको कैसा भी डिजाइन दिया जाए, आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए, आप स्किल उस लेवल पे पहुंच जाती हैं, फिर आपको किसी भी डिजाइन से डर नहीं लगता। इट मीन्स आपको किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डिजाइन आए, आप उसे आसानी से बना लोगे, आप उसे आसानी से सोल्व कर लोगे। बताइए। आप इस बात को डीप समझना कि एक व्यक्ति है, हम उसके पास गए, उसको उसको आपने कहा कि मेरे को तो इस स्टाइल का सूट चाहिए, अब वो देख के उसे बना देगा। अब आप कहोगे सर हमें भी तो दिखाइए सवाल कैसे आते हैं, तो वही चीज है कि हम देख रहे हैं कि किस किस तरह। अब आप अपनी प्रैक्टिस को उस स्तर पर पहुंचाइए कि कैसा भी सवाल आए, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर दूंगा। बताइए मेरी बात आपको अच्छे से समझ आई या नहीं? टेस्ट एग्जाम्पल है, आपके सामने ही आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। ठीक है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा सवाल हमने कभी देखा नहीं, हम कर नहीं सकते। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपने 100-100 150-150 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के नहीं किए, और जब आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर स्किल नहीं है, और स्किल नहीं आएगी। मैं तो आपको कह रहा हूँ, ऐसा चैप्टर है अगर आप इसे मन से सोल्व करोगे तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप उनसे भी डील करना सीख जाएंगे। लेकिन आप मेरी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस करने का मतलब है आपको कम से कम 2 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, और मेहनत का काम कोई नहीं करना चाहता। या दूसरा रीजन हो सकता है आपकी लाइफ इतनी बिजी हो, आपके पास टाइम ना हो। दोनों चीजें हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है, इस मेहंदी वाले एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा। आपको हमेशा आएगा कि यार जब वो कर सकता है बिना देखे, बिना पहली बार आए सामने आए तब भी, तो फिर मैं तो यार प्रैक्टिस है, सिर्फ पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दिमाग चलाना है। क्यों नहीं इतनी प्रैक्टिस कर सकता कि कैसा भी सवाल है मैं उसे सोल्व कर लूँ। गुड। मेहनत करते रहिए दिन रात। आपको एक दिन खुद ही पता चलेगा कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा था तो ठीक रहा। चलिए अब एक दो सवाल और देख लेते हैं, इसी टाइप के सवाल देख लेते हैं। हम थोड़ा पढ़ाई से, कॉन्सेप्ट से थोड़ा भटक गए थे, वापस लाइन को वही लाते हैं। इसी तरीके से देखिए उन्होंने क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल वो देते हैं a = 2, वो देते हैं m = 26, z = 52। ठीक है। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए BET के लिए क्या यूज होगा, BET के लिए क्या कोड यूज करें, वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है। आप में से कोई सोल्व करके बताना चाहेगा या मैं आगे बढ़ूं? 5 से 7 मिनट हैं आपके पास। आप आगे बढ़िए और बताइए, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ABCD अगर आप लिख लेंगे तो आप आसानी से देख के समझ जाएंगे कि क्या होना है, किस प्लेस पे क्या आ रहा है। आपके पास है 10 सेकेंड, आप प्लीज करिए, ट्राई कीजिए, बताइए मुझे क्या कर सकते हैं BET के लिए।
इतना मुश्किल तो नहीं है मेरे हिसाब से, आसानी से समझ आना चाहिए था। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है स्टडी में। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, मुझे बार-बार लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। हो सकता है आपको भी बोरिंग लगता हो, बार-बार लिखता हुआ देख के। ठीक है? देखिए मैंने लिखा, अब देखते हैं। देखिए ए का प्लेस कौन-सा है? पहला। और ए के लिए क्या यूज़ करा? 2। चलिए जी, हो सकता है 1 में 1 प्लस कर रहे हो, बिल्कुल सही है। सेकंड आपने देखा एम। एम को जब आप देखेंगे 10, 11, 12, 13, तो ये 13 प्लेस पे है और 13 में 26 लिखा। तो मैं समझ गया 1 प्लस 1 नहीं है। 1 का जो भी ये नंबर जिस प्लेस पे आता है उसका 2 कर रखा है, इंटू 2, उसकी 2 से गुना कर रखी है। एम 13 नंबर पे आता है, 2 से गुना करेंगे तो 26 आ जाता है। ये बात कंफर्म हो जाती है जब मैं जेड को देखता हूँ, क्योंकि जेड जो है वो 26 नंबर पे आता है। 26 की इंटू 2 करते हैं तो 52 आता है। 26 की इंटू 2 करते हैं तो 52 आ जाता है। तो मुझे पता चल गया कि जो नंबर है उसका दुगना क्या है? कोड है। उसका दुगना क्या है? कोड है। तो उधर मुझे बोलना पड़ा इमरजेंसी। ठीक है, 34 इज आंसर। देखते हैं 34 है नहीं। अब देखिए बी है। बी का प्लेस कौन सा है? दूसरा। तो बी का दूसरा है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? दुगना लिखना पड़ेगा। जैसे ए का दुगना 2 था तो बी का दुगना क्या हो जाएगा जी? 4। ई है। ई का प्लेस कौन सा है? पांचवा। तो 5 का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। टी है जी। टी का प्लेस है 20। 5, 10, 15, 20, 20वां। इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। ठीक है जी। जब इसका प्लेस 40 हो गया तो अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंगल था 26, 52। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बीईटी का जो ऑप्शन है वो बीईटी के ऑप्शंस में क्या किया हुआ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भाई हमें यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि वो प्लस कर रहा है क्या कर रहा है। तो बीईटी है तो 4 + 10 + 40 ऐसे भी लिख सकता है, 4, 10, 40 भी दे सकता है। ठीक है, इनके आपस में गुना भी कर सकते हैं। 4 धाम 40, 4 धाम 40, 40, 40, 1600, 1600 भी आंसर हो सकता है। इनको आपस में जोड़ भी सकता है। 4 और 10 14, 14 और 40 54, 54 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ऑप्शन संभव है। लेकिन ऑप्शन जो है वो क्या है? 64, 44, 54, 34। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो डेफिनेटली अगर मैं इन ऑप्शंस पे जाऊं तो मुझे पता चल रहा है कि उसने इनको आपस में जोड़ के ही बनाया है, मल्टीप्लाई करके और लिख के। भाई 4 को 4, 10 को 10, 40 को 40 लिख के आंसर नहीं है, ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो इनको जोड़ के गया है तो 54, तो 54 इज द आंसर। है ना? शबनम कौशल ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया। बिल्कुल सही। मुझे अच्छा लगता है जब कोई दूसरे तरीके से सोच पाता है। शबनम, 4, 10, 40 बिल्कुल सही आंसर था आपका। है ना? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया। शाहिदा 54, 37, 34 बिल्कुल। तो बात 10, 10 तो नहीं है। ठीक है, 54 बिल्कुल सही आंसर है। शबनम कौशल, राइट। देखिए वही मैंने आपको पॉसिबिलिटी दी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तीनों चीजें हैं। भाई ने आपस में जोड़ भी सकता है, एज इट इज भी लिख सकता है, क्योंकि ए एम जेड से तो हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि भाई वो उनके साथ क्या कर रहा है, उन्हें जोड़ रहा है, गुना कर रहा है। हमें तो यहाँ कोड पता चल रहा है कि ए का दुगना, एम का जो है उसका दुगना, जेड का जो है उसका दुगना। 1 मिनट फिर होल्ड कीजिएगा प्लीज।
ऑप्शन का इसीलिए मैंने ऑप्शन दिए इस क्वेश्चन में, मैंने इसीलिए क्या ऑप्शन दिए। तो मैंने बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन से किया। बिल्कुल, ये मैंने आंसर किया ही नहीं, मैंने ये तीनों ऑप्शन लिखे कि ये तीनों संभव है, फिर आपको ऑप्शन दिए। फिर जब मैंने आपने ऑप्शन देखे तो आपको पता लगा 54 सही आंसर। ओके, तो होपफुली आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। चलिए, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही नंबर दे रहा है इसी तरीके से वो ऐसे भी दे सकता है। वो कह रहा है A26 है, सन 27 है, कैट के बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए कैट को कैसे लिखते हैं। कैट को कैसे लिखते हैं आप सोल्व कीजिए, मैं आपके लिए ABCD लिख रहा हूँ तब तक। यही मेरा पसंदीदा काम है आजकल। आप तब तक आंसर को सोल्व कीजिए। आपने अगर मेरी पहली क्लास ध्यान से देखी होगी तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। शाहिदा, फिजा, तुबा, सोफिया, सना, आप सब लोग हैं। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। नहीं आया है तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए A26 प्लेस पे है, और A26 प्लेस पे दो ही स्थिति में आता है। अगर मैं स्टार्टिंग से काउंट करूँ तो ए का पहला प्लेस है, और यदि मैं बैकवर्ड काउंटिंग करूँ तो ए का 26 प्लेस है। जैसे भाई ए स्टार्टिंग से काउंट करूंगा तो पहले नंबर पे आएगा, बैकवर्ड काउंट करूंगा तो 26, तो ए 26वें स्थान पर आया, इसका मतलब बैकवर्ड काउंटिंग ली गई है। बैकवर्ड काउंटिंग ली गई है, इसका मतलब सन में जो भी ये 27 बना है वो बैकवर्ड काउंटिंग से लेके बना गया होगा। चेक कर लेते हैं। एस पीछे से कौन से नंबर पे आता है, बैकवर्ड जेड से अगर स्टार्ट करें तो एस कौन से नंबर पे आ रहा है, क्योंकि हमें आइडिया लगा ए से। आप ये सोचिए मैं आइडिया क्यों आ रहा है, भाई पीछे से गिनने का आइडिया कैसा है, एक 26 प्लेस पे आता है बैकवर्ड काउंटिंग से। बैकवर्ड काउंटिंग से जेड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25 26 ऐसे। तो सन को भी हम बैकवर्ड करके देखते हैं क्या लॉजिक बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एस जो है वो 8 प्लेस पे आता है। यू काउंट करते हैं पीछे से प्लेस पे, यू काउंट करते हैं पीछे से प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6, यू छठे प्लेस पे आता है। एन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 प्लेस पे आता है। ठीक है, अब देखिए 27 इनसे कैसे बन सकता है, 8 6 और 13 से। तो आपने देखा 8 + 6 + 13 करूंगा तो 27 बन रहा है। तो आपने लैंग्वेज को डिकोड कर लिया कि भाई पीछे से चलती हुई पीछे से अगर अल्फाबेट को गिने उनके जो नंबर आते हैं उनसे जुड़कर क्या बन रहा है, 27 बन रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी था कि देखिए जरूरी नहीं है कि वो आगे से ही काउंट करे, वो पीछे से भी काउंट कर सकता है, और पीछे से काउंट करेगा तो डेफिनेटली वो आपको बता देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब कैट को देख लेते हैं। कैट पीछे से आएगा, ये 26 पे है, ये 25 पे होगा, तो कैट सी कौन से नंबर पे है, 24 नंबर पे है। अगर नीचे से काउंट करेंगे, भाई 26 पे आ रहा है तो ये 25 पे 24 पे होगा। यही हमें पता ही है किस नंबर पे है, 26 नंबर पे है। नीचे से अगर पीछे से काउंट करेंगे, टी को देखना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पे है। तो मुझे पता है, मैंने इनकी डिकोड कर लिया कि इनके लिए क्या क्या नंबर यूज होगा, और मुझे पता है ये ऐड नंबर मिलने के बाद उसे ऐड कर रहे हैं। तो जब ऐड करा हमने देखा 24 + 26 + 7, 24 और 6, 6 4 10 17 का 7 का हासिल है 1 2 2 4 और 1 5, तो 57 इज द आंसर। 57 इज द आंसर। 57 57 57। ठीक है, ये भी आप समझे, ये भी आपको अब देखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से भी पीछे से भी काउंट करके आंसर आ जाते हैं। ये जब आप बात याद रखोगे तो आप पेपर में एग्जाम्स में सोच पाओगे। और सवाल करके देखते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा।
एक और सवाल देख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, नया टाइप है बिल्कुल, आपको अच्छा लगेगा सवाल को करके। जैसे उन्होंने दिया 80-20 होगा, उसने दिया बैट, ये 40 होगा। वो पूछ रहा है कैट किसके इज इक्वल टू होगा। वो पूछ रहा है कैट किसके इज इक्वल टू होगा। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 30, 50, 60 और 70। ऑप्शन मैंने लिख दिए, आपको सवाल सोल्व करना है। सोल्व करके मुझे बताइए, 20 सेकंड है आपके पास। 60-60-60-60-60, वेरी गुड, सबका आंसर 60 है। यानी कि आपने सबने सवाल सोल्व कर लिया है। शबनम, आपसे सवाल सोल्व नहीं हुआ, बताइए। आपसे सवाल सोल्व नहीं हुआ है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। आप लोगों ने जो सोल्व किया है होपफुली ऐसे ही सोल्व किया होगा। नो सर, हुआ नहीं आपको। ओके, देखिए 80। अब ए का प्लेस 1 है और टी का प्लेस क्या है 20। टी का प्लेस क्या है 20। तो आपने देखा ए टी का प्लेस 20 है, ए का प्लेस 1 है। तो आपने देखा 20 और 1 अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो 21 हो जाएगा, यानी कि जोड़ा तो है नहीं। फिर आपने देखा क्या मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 20 बनेगा, 20 × 20 करेंगे तो 20 है। हम मल्टीप्लाई चल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आपको पता है ए का प्लेस तो 1 है, टी का प्लेस 20 है। आपको पता है बी का प्लेस क्या है, 2। 2। तो आपने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला जो कोड था उसको डिकोड करने में हमने पता चला कि मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने इनकी मल्टीप्लाई करके देखी आपस में, 2 × 1 = 2 और 2 20 टाइम्स करेंगे तो 40, यानी कि इन तीनों की गुना करके क्या है 40 है। तो सिमिलरली जब आप देखेंगे तो C80, तो A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, C 30 पे आता है, 3 पे आता है। इनकी आपस में गुना करेंगे तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में सवाल देखने को मिल सकता है, बिल्कुल आसानी से मिले। तो होपफुली अगर आप देखेंगे तो आपको अगर न्यूमेरिकल में, हाँ मजा तो आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो मजा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा काम हो गया। कल को वो आपको इस तरीके के सवाल भी दे सकता है। देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ। उसने कहा जेब्रा, जेब्रा को उसने लिखा और उसने लिखा जेब्रा को 26, 52, 181, ये कोड लिखा। वो आपसे पूछ रहा है
कोबरा को कैसे लिखेंगे? कोबरा के लिए कोड पूछ रहा है। बताइए आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोग मेरे हिसाब से इसे सोल्व कर लेंगे, क्योंकि मुझे तो आंखों आंखों में दिख रहा है कि सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सोल्व कर दिया, बिल्कुल। आपको पता है कि ज़ेड 26 नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है। तो आपको बताया उनके प्लेसेस को लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो ऐसे ही आपने किया। सी कौन से प्लेस पे आता है जी? एबीसी तीसरे प्लेस पे आता है। ओ एम एन ओ 13 14 15वां नंबर पे आता है। ओ 15वें नंबर पे आता है जी। बी दूसरे नंबर पे आता है जी। आर आपने अभी देखा 18 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है। तो 3 15 21 81, 3 15 21 81, 7 आपने गलत लिख दिया सना। हाँ, 1 बी एच 1 भी है। ओके, 3 15 21 81 इज द आंसर। सबने सही आंसर दिया, सबनम, तुबा, शाहिदा, सना। 7 नहीं है आपका, 7 नहीं आना चाहिए बीच में सना। आपने 7 क्यों लिखा ये मुझे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपको मिल सकता है। और देखिए किस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं। सवाल में क्या दे दिया उसने लिखा रीजन, रीजन को उसने कोड किया 5। ऐसे ही उसने दिया BELIEVED, इसको कोड किया 7। वो पूछ रहा है गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, गवर्नमेंट के लिए क्या कोड होगा। जरा लगाइए दिमाग, मेहंदी वाली बात याद रखिए कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी डिजाइन हो, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है। देखिए आप एकदम देखते ही समझ जाएंगे इस सवाल को, क्योंकि अगर आप नो 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 नो, शबनम नो, शाहिदा नो। देखिए अब आपने जितने क्विक आंसर दिया है ना, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपने क्वेश्चन देखा और आपके ब्रेन एक्टिवेट हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम दिखनी चाहिए, और आपके ब्रेन ने वो जो प्रॉब्लम डिटेक्ट की। वही मेरा मोटो है बस। आपको पढ़ाने का मेरा मोटो वही है कि आपको प्रॉब्लम दिखे, आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट होनी चाहिए कि यही दिक्कत है, कोई दूसरी दिक्कत हो ही नहीं सकती। क्योंकि इसमें इतने अक्षर हैं, REASON, इनको जोड़ के गुना करके 5 कभी नहीं बनेगा, तो लॉजिक कुछ और है। BELIEVED, इसमें इतने अक्षर हैं, उन्हें जोड़ूंगा, गुना करूंगा या भाग भी करूंगा तो भी 7 नहीं बनेगा। लेकिन आपने देखा, आपने छोटी सी एक बात देखी, आपने देखा कि अरे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कैरेक्टर है, 5 लिख दिए। आपने देखा 2 4 6 8 कैरेक्टर है, इसने 7 लिख दिया। तो इसका मतलब जितने कैरेक्टर होंगे उससे एक कम लिखेगा। 2 4 6 8 10, 10 है तो 9 कैरेक्टर लिखेंगे। दिस इज द कोडिंग। 9 आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नया सवाल आपको देने का लॉजिक मेरा यही है कि आप टाइप्स को समझ लें। अच्छा, इस टाइप्स के सवाल आ सकते हैं और आप उनको जब देखें तो आप उसे सॉल्व कर सकें, यही मेरा ध्येय है। है ना? अब देखिए कोई लॉजिक नहीं है लेकिन कोड है, कोई लॉजिक नहीं है लेकिन कोड है। -1 हुआ बिल्कुल। शाहिदा, मैंने बता दिया तो बस कैसे हुआ ये। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, आपको तुरंत प्रॉब्लम। अगर आपसे नहीं हुआ तो ये मत सोचना यार हमसे नहीं हुआ। अभी आपकी स्किल उतनी नहीं है, आपने प्रैक्टिस उतनी नहीं कर रखी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे अच्छे आंसर आने लगे। देखिए जैसे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए कोड आया 12। वो कहता है पेडेस्ट्रन है, ट्रेन।
पेडेस्ट्रियन के लिए जो कोड है वो है 20। इसी तरीके से एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट के लिए कोड है 16। तो वो पूछ रहा है कार के लिए क्या कोड होगा। चलिए, सभी लोगों को मैंने एक इस तरीके का सवाल दे दिया है, उसी से रिलेटेड ये दूसरा सवाल है। आप बताइए क्या आएगा इसके लिए, बताइए सब लोग बताइए। जब तक सबका आंसर नहीं आएगा मैं आपको आंसर नहीं कोट करूंगा। 2 लोग रह गए हैं अभी, एक लोग रह गया है, उसने आंसर नहीं दिया है। एक आंसर और आना चाहिए। हम्म, 6 6 6 6 6, यस, 6 इज द आंसर। बिल्कुल, आपने देखा 3 और 3 6, 6 से क्या बना रखा है 12। आपने देखा 2 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 का क्या बना दिया 20। तो 3 3 6 और 2 8, तो 8 का क्या बना दिया 16। तो 3 है, 3 का क्या बना देंगे दुगना, यानी कि 6। सम इंटू 2, बिल्कुल। तो लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक ढूंढने के बाद उसमें अपना कहीं ना कहीं ब्रेन इंप्लीमेंट करना है, और ब्रेन इंप्लीमेंट करने के बाद आपको तुरंत आंसर दिखेगा, आपको तुरंत आंसर दिखेगा। तो इस तरीके के सवाल आपको नंबर्स में मिल सकते हैं, जो भी नंबर्स आप देंगे उन नंबर्स में आपको इस तरीके के सवाल मिल सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है उस तरीके के सवालों में, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो और आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? 2 टाइप रह गए हैं, उनमें से एक और बता देता हूँ मैं आपको, एक कल करेंगे, यानी कि मंडे। जैसे क्या होता है, कई बार वो नंबर की जगह ना कोड किसी और दूसरी भाषा में दे देता है। जैसे उसने दिया BRAIN, ब्रेन। ब्रेन को वो क्या लिख रहा है, स्टार, परसेंटेज, डिवाइड, हैश और इनटू। अब देखिए यहाँ कितने नंबर हैं, कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी कितने, 1 2 3 4 5। देखिए कोई लॉजिक नहीं है, वो कह रहा है ब्रेन को मैं ये लिख रहा हूँ, ब्रेन को मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, लिख लो। फिर उसने कहा TIER, टीयर। टीयर को मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉलर, हैश, प्लस और परसेंटेज। ठीक है भाई, लिख लो, आपकी भाषा है, आप कैसे भी कोड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखा, वो पूछ रहा है रेंट को कैसे लिखेगा, क्या पूछ रहा है, रेंट को कैसे लिखेगा। अब देखिए आप अपने दिमाग से, हेल्दी दिमाग से ये सोचिए, हेल्दी दिमाग से ये सोचिए कि भाई इनका कोई लॉजिक कभी नहीं बन सकता कि स्टार क्यों यूज किया, ये परसेंटेज क्यों लगाई, डिवाइड क्यों लगाई, ये क्यों यूज किया। इनकी कोई कोडिंग तो है नहीं भाई। नंबर में तो आप कहीं ना कहीं कोडिंग ढूंढ सकते थे कि हाँ भाई ये इतने नंबर पे इसलिए ये आ गया ऐसे। इसमें आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते कि स्टार क्यों आ गया, परसेंटेज, डिवाइड, हैश इसके लिए क्यों यूज किया। तो जब इसमें लॉजिक नहीं लगा सकता तो लॉजिक लगाएगा भी नहीं वो सवाल में, वो सवाल में लॉजिक लगाएगा भी नहीं। अब आप देखेंगे उसने पूछा रेंट, आप देखेंगे RENT, ये चारों अक्षर RB, EB, NB और TB ऊपर दिए गए दोनों क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। R भी मिलेगा, E भी मिलेगा, N भी मिलेगा और T भी मिलेगा, आपको ऊपर वाले ऑप्शन में मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो जो R के लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वही यहाँ पे यूज कर देना है, E के लिए यूज कर देना है, N के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो यहाँ पे कर देना है, T के लिए जो यूज है वो यहाँ पे यूज कर देना है। आपका कोड डिकोड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आपने देखा कि भाई आर के लिए क्या यूज हुआ है। अब आपको देखना है, अगर आपको ये जानना है कि क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो देखिए आर यहाँ पर भी है, आर में, ब्रेन में भी है और रेंट में भी है, टायर में भी है। तो देखिए दूसरे प्लेस पे क्या आया है, परसेंटेज। दूसरे प्लेस पे क्या आया, परसेंटेज। ये लास्ट में आर है, आर में भी क्या है, परसेंटेज। यानी कि मैं ये समझ सकता हूँ कि आर जो है उसका कोड है परसेंटेज। चलिए इसी तरीके से आपने देखा कि और कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। टायर आ रहा है, TI आ रहा है, तो ब्रेन में भी आई है और टीयर में भी आई है। तो आपने देखा लास्ट से सेकंड नंबर पे आई है, तो लास्ट से सेकंड नंबर पे क्या है, हैश है। तो आपको देखना है क्या ये हैश नीचे भी यूज किया गया है। तो आपने देखा हाँ, आई के लिए हैश भी यूज किया गया है। आई के लिए क्या यूज किया गया, हैश यूज किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ आई के लिए क्या है, हैश है। तो इससे मैं कंसिडर कर सकता हूँ बाकी जो करेक्टर्स हैं उनके लिए एक अलग सिंबल यूज किया गया है।
तो आर के लिए क्या आ गया माय डियर? परसेंटेज। ई के लिए मैं देख लेता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे क्या है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर मैंने देखा प्लस का निशान है, ठीक है, प्लस का निशान है। एन के लिए मुझे देखना है, लास्ट में एन है, एन के लिए क्या है? मल्टीपल का निशान है। और टी के लिए मुझे पता फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे क्या है? डॉलर, तो डॉलर का निशान है। तो दिस विल बी द कोड। ये बहुत आसान है, बस आपको पता होने चाहिए। परसेंटेज प्लस इन मल्टीप्लाई डॉलर, परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई डॉलर, परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई डॉलर, परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई डॉलर। हाँ बिल्कुल, तुबा बिल्कुल सही आंसर है। सोफिया के भी दोनों ऑप्शन सही हैं। शबनम का डॉलर नहीं आएगा स्टार्टिंग में, डॉलर नहीं आएगा। डॉलर आपने गलत लिखा सर। मेरा सही है, आपका बिल्कुल सही। आपको खुश होने की जरूरत है, बिल्कुल। मेरी बात समझ में आई कि जो वर्ड के लिए जो करेक्टर है, क्योंकि इसको आप, ये रैंडम है, आप कहीं से भी इसे समझ नहीं सकते कि डॉलर कब आएगा। वो तो वो यूज करते हैं, इसीलिए आपको वो समझना पड़ेगा। अच्छा, टाइप नहीं हुआ, समझ आ गया, ओके, समझ आना चाहिए। एक सवाल और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। जैसे उसने कहा STRING, स्ट्रिंग है, इसको वो लिख रहा है परसेंटेज बराबर स्टार माइनस डॉलर और डिवाइड, ठीक है। दो चार छह करेक्टर हैं, दो चार छह करेक्टर, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से वो लिख रहा है प्रेज, PRAISE, प्रेज के लिए क्या लिख रहा है वो? क्वेश्चन मार्क स्टार एट रेट माइनस परसेंटेज इनटू, ठीक है। तो पूछ रहा है ग्रेप्स के लिए बताइए क्या यूज है। आप बता सकते हैं, लेकिन मेरी बात है, आप पहले ये देखिए कि क्या ये, आप मेरी इस बात को समझिए कि इन जो ये कोड इन्होंने इधर इस वाली साइड में जो इन्होंने दिया है, ये आप कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे कैसे क्या है। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसका मतलब यही है कि जिस सिंबल को जिस वर्ड के लिए यूज किया गया है, वही सिंबल आपको यहाँ पर लगाकर अपना आंसर निकालना, ठीक है। क्योंकि ये कोई गणित लग नहीं सकता, इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इसमें कोई सीरीज नहीं है। आपको बस उठा के ये देखना है, जिस करेक्टर के लिए एस के लिए अगर परसेंटेज है, तो वो डेफिनेटली एस के लिए परसेंटेज ही होगा। वो आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, एस पहले स्थान पर है, यहाँ परसेंटेज है। एस यहाँ पे सेकंड लास्ट पे है, तो यहाँ परसेंटेज। मेरी बात समझ गए। आर यहाँ पे थर्ड प्लेस पे है, आर आपने देखा आर के लिए स्टार है। पी के बाद आ रहा है सेकंड प्लेस पे, आपने देखा यहाँ पे स्टार है। तो मैं समझ गया कि जो भी सिंबल है, जो भी दोनों ये दिए हैं क्वेश्चन में, इनमें जो वर्ड के लिए जो सिंबल यूज किया गया है, जिस लेटर के लिए जो सिंबल यूज किया है, वही आपको यहाँ पे यूज करना है। जैसे जी है, तो जी सबसे लास्ट में आपने देखा जी के लिए डिवाइड का यूज किया गया है, तो जी के लिए डिवाइड रखेंगे। आर के लिए हमने अभी देखा स्टार यूज किया गया है, तो आर के लिए स्टार रख देंगे। ए के लिए हम देख लेते हैं, थर्ड प्लेस पे ए है, ए के लिए एट रेट यूज किया गया है, एट रेट यूज कर लिया। पी के लिए आपने देखा क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया। ई लास्ट में है, आपने देखा एक्स यूज किया गया, तो एक्स यूज कर लिया। एस के लिए स्टार्टिंग में है, तो परसेंटेज यूज किया गया, तो परसेंटेज यूज कर लिया। तो दिस इज द डिकोडेशन। ये आपका वो कोड है जो आपका ग्रेप्स के लिए यूज हो। डिवाइड, स्टार, एट द रेट, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज और गुणा, बिल्कुल। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आई होगी कि इस तरीके से भी कोडिंग डिकोडिंग आपकी आ सकती है। जनरली देखिए, जिस जिस टाइप की कोडिंग बन सकती है, मैंने आपको सोल्व करा दी है। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए, आपसे ना हो, तो मुझसे शेयर कीजिएगा कल जरूर। कल मैं एक टाइप की कोडिंग और बता के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, आपको भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप देख पाएंगे। बिल्कुल शबनम, आपका आंसर सही है। तो आउट तो नहीं है आपको आज की क्लास का कोई क्वेश्चन, कोई आपको एग्जाम्पल याद रह रहा हो? मेरी बात ध्यान रखिएगा, मेहंदी वाली, आपको जब याद रहेगी वो बात, तो आप डेफिनेटली बेहतर करेंगे और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बना। तो कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो मैं आज क्लास को यहाँ पे ऑफ करता हूँ, क्योंकि नई क्लास का भी टाइम हो गया है अपना, अगर आपकी शेड्यूल्ड है तो।
ठीक है माय डियर, कोई डाउट नहीं है आपको, कोई मैसेज नहीं आया तो मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे, खुशामदीद। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।